कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें आपका एक और टाइप आएगा उपमेय उपमान समास। उपमेय उपमान कर्मधारय समास। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो तुलना करना रहता है। क्या करना रहता है? तुलना। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। हाँ, नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। गुरु भाई, गुरु के समान भाई। ठीक है, और देख लेते हैं इसका एग्जांपल। भवसागर, भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। ठीक है, ज्ञान कोश, ज्ञान रूपी कोश। जैसे लौह पुरुष, तो लौह के समान पुरुष। तो ये आपका क्या, कर्मधारय समास। क्या? अच्छा, नयन, ये नयन है जी। ठीक है, चैन लिखा देना, ये नयन। ठीक है, इसी प्रकार से कर्मधारय में कुछ और एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपके विशेषण पूर्व पद में ही आते हैं। ठीक है, जैसे बदबू, इसका क्या होगा? समास विग्रह बदबू का। कोशिश करो। कर्मधारय में कैसे तोड़ते हैं? है जो, है ना, समासी समास। राजीव, राजीव मतलब सुंदर, लोचन मतलब नयन। ठीक, बदबू का होगा बुरी है जो बू, बुरी है जो बू, या इसी को गंध बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गंध। बुरी है जो गंध। ठीक है, जैसे दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। एक आपसे ये भी पूछा था, देशांतर। ठीक है, तो देशांतर क्या होगा? एक देश से दूसरे देश भ्रमण करने वाला। एक देश से दूसरे देश में भ्रमण, इसका समासिक विग्रह होता है। और ये कर्मधारय समास में ही आता है, याद रखना। एक देश से दूसरे देश में भ्रमण। ठीक, तो ये होता है आपका कर्मधारय समास कंप्लीट। आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हो गया।
हो गया। चल अब देखते हैं, लास्ट में है बहुव्रीहि समास। ठीक, तो बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है आपका? तीसरा पद। ठीक, तो जिस समासिक पद में, जिस समासिक पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं। बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक, जैसे लंबोदर, लंबा है, उदर जिसका, किसके लिए प्रयोग करते हैं? गणेश जी के लिए। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु, है ना। और देख लेते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, है ना, शिव जी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक, इसी प्रकार से दशानन, 10 आननों वाला, या 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, एक दंत, एक दांत है जिसके, गणेश जी। ठीक, पीताम्बर हो गया, श्वेतांबर हो गया, पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है, अर्थात विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से एक और था, वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। ठीक है, एक और टाइप बनता है इसमें, जैसे निर्जन, नहीं है जन जहां, नहीं है जन जहां, निडर, या निर्भय लिख सकते हो। क्या चीज? तीसरे अर्थ का। ठीक है, तो नहीं है जन जहां, दोनों पद प्रधान नहीं है ना जी। ठीक है, कोई भी स्थान हो सकता है जहां जन नहीं है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, कोई तीसरे अर्थ को बोध करा रहा है ना। निर्भय, नहीं है भय जिसमें, नहीं है भय जिसमें, तो जिसमें भय नहीं है अर्थात कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो तीसरे का बोध करा रहे हैं, दोनों पद प्रधान ना होकर के कहीं ना कहीं तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। और देख लेते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल।
इसमें नहीं दिया, ठीक है। इसमें वाले बुक में नहीं बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आएंगे वो किस में आएंगे, बहुब्रीही में। और आपको मैं बोला था कि द्विगु और इसमें द्विगु और कर्मधारय में दोनों, अगर उसके साथ में अगर आपको क्या दिया है, बहुब्रीही, तो आप बहुब्रीही को आंसर लेना, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। समास पढ़ लिए। निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययी, तत्पुरुष और बहुब्रीही, चार ऑप्शन दिया है। कर्मधारय, ठीक है, तत्पुरुष, बहुब्रीही, हाँ, समासी विग्रह करके देखो, और आपका व्ययी भाव समास, ठीक है, निर्विवाद हो गया। द्विगु समास कौन सा आएगा, द्विगु समास की पहचान करो। पहला है माता पिता, यथाशक्ति, पीताम्बर, नवग्रह, बारह सिंहा, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीही, और चौथा आएगा कर्मधारय। इसमें क्या आएगा, निर्विवाद में समासी विग्रह करो निर्विवाद का, तो बिना शब्द किसमें आता था, किसमें आता था, अव्ययी भाव में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अव्ययी भाव समास। द्विगु समास कौन सा होगा, ये तो बहुत इजी, नवग्रह। इसमें बताओ, बारह सिंहा, गलत, क्या आएगा, बहुब्रीही। मैं बोला था द्विगु, बहुब्रीही या कर्मधारय, ठीक है, ये धारा है ना, धारण लिख दो, ठीक। तीनों आएगा तो क्या लेना है, बहुब्रीही को आंसर लेना है, ठीक है। बारह सिंहों वाला, अर्थात हिरण, बारह सिंह का हिरण होता है, ठीक। चलो, गुरुदेव, ये जो शब्द है कौन सा समास होगा, बहुब्रीही। बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष, और डी है
अव्ययी भाव समास। बताओ। तत्पुरुष, तत्पुरुष में कैसे अटका है आपका सुई? समासिक विग्रह करो। गुरु का देव, गुरु की देव, गुरु से देव, गुरु के द्वारा देव, ऐसा आ रहेगा तो हाँ, क्या आएगा? गुरु के समान देव। अभी तो गुरु भाई पढ़े हैं, गुरु के समान भाई। ठीक है, तो उसमें क्या आया था? कर्मधारय समास। तुलना कर रहे हैं ना। चलो और देखते हैं। परमानंद। ठीक है, कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष, और यही आएगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा इसका समासिक विग्रह? हाँ, समासिक विग्रह क्या होगा इसका? परम है जो आनंद, है ना। तो क्या आएगा इसमें? कर्मधारय समास। देखो ऑप्शन में इसमें भी बहुब्रीहि दिया था, इसमें भी दिया था, लेकिन आपको समासिक विग्रह करके देखना है। ठीक है कि कौन सा होगा। तो इसमें समासिक विग्रह परम आनंद कोई तीसरा अर्थ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। जब तीसरा अर्थ प्रकट करेगा तब आप कर्मधारय और बहुब्रीहि में फिर बहुब्रीहि लोगे। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल, चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें द्विगु समास, कर्मधारय समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, ठीक है, और चौथा है तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या लोगे? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चार भुजाओं, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु या चार भुजाओं वाला। ठीक है, अब यहाँ पर बहुब्रीहि आएगा। यहाँ पर संख्या से अगर देखें तो संख्या में द्विगु भी आ सकता था। ठीक है, और कर्मधारय चार है जिसकी भुजाएं, है ना। कर्मधारय तो आता नहीं। ठीक है, इसमें संख्या है तो संख्या में बहुब्रीहि भी सॉरी द्विगु भी आ सकता था, लेकिन मैं बताया था कि अगर द्विगु और बहुब्रीहि दोनों साथ में आए तो किसको लेना है? बहुब्रीहि को। किसमें तत्पुरुष समास है? मुनिवर, दूसरा है सुसंग, तीसरा है पराधीन, और चौथा है आपका दत्त चित्त। तत्पुरुष समास बताना नहीं इसमें। हाँ, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरों पर अधीन। ठीक है, तत्पुरुष समास को उदाहरण नहीं है इनमें से, तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, और चौथा है ग्रामवासी। तत्पुरुष समास नहीं है। राजकुमार कैसे बोल रहे हैं? एकदम बहुत सिंपल सा है,
एक बार में पहचान आने वाला। अब यही भाव समास में क्या बताया था मैं, आजन्म उसमें लिखे भी हैं। नहीं, विरोध नहीं, जन्म से लेकर, ठीक है। और राजा का कुमार, तत्पुरुष समास नहीं है पूछ रहे उसमें। हाँ, तो ये आएगा राजा का कुमार या राजा का पुत्र। कुमार मतलब क्या, उसका बेटा, पुत्र। यज्ञ वेदी, यज्ञ, यज्ञ की या के आएगा, यज्ञ की वेदी। आजन्म, जन्म से लेकर, इसका समास विग्रहपन किए भी थे। ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला, ठीक है। तो तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है, आजन्म, ये अव्ययी भाव समास में आता है। किसमें आएगा, अव्ययी भाव समास। मैं बताया था ना, अ, आ, बी, है ना, सॉरी बे, ठीक है। आमरण जैसे पढ़े थे, नी हो गया, उपसर्ग दिखेगा और शब्दों की पुनरावृत्ति दिखेगी। ये तो आजन्म लिखवाया भी हूँ अब यही भाव समास में, पहले ही दिन। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, हाँ, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। द्वंद्व समास दूसरा आएगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। तीसरा है तत्पुरुष, और चौथा है आपका कर्मधारय। क्या आएगा इसमें, बाकी लोग क्या समास आएगा, एक का आंसर आ रहा है और बाकी लोग का, बोलो ना यार, कैसे चुप हो गए बाकी लोग। क्या होगा, अव्ययी भाव, पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। तो शब्दों की पुनरावृत्ति में क्या होगा, अव्ययी भाव समास। इसके बाद देखते हैं अपन, त्रिवेणी, ठीक है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, और द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। और चौथा ऑप्शन दे देते हैं आपको, तत्पुरुष समास। क्या आएगा, क्या होगा, हाँ द्विगु, ठीक है। द्विगु समास। अनुरूप, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, या आपको दे देते हैं चौथा ऑप्शन, बहुब्रीही। क्या आएगा, विग्रह करो, समासिक विग्रह उसका, अनु के समान आएगा। रूप के समान आएगा, क्या आएगा, ये समान नहीं आएगा जी। इसका समास हो रूप के अनुसार,
तब क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे अनुसार लिखते हैं ना, अनु उपसर्ग है, ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका समासिक विग्रह क्या होगा, रूप के अनुसार। ठीक है, तो अनुरूप, रूप के समान नहीं आएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, सॉरी अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, हाँ प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो, आपको बताना है द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है, कौन सा है, पहला है शताब्दी, दूसरा है अष्टभुजा या अष्टभुज, ठीक है, सी है नक्ता, और डी क्या है आपका, चतुर्भुज। द्विगु समास बताओ। हाँ, ठीक, ठीक पहचान रहे हो। क्या आएगा, शताब्दी। बाकी तीनों में कोई अन्य अर्थ को प्रकट करेगा, अन्य अर्थ की प्रधानता रहेगी। नहीं, नक्टा मंदिर नहीं, नक्टा किसी के लिए उपयोग हो रहा होगा। ठीक है, हाँ नहीं नहीं नहीं, देवी का नाम नहीं है, सुपर्णखा के लिए यूज हो सकता है ना। अब इसमें देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं ना जी, चतुर्भुज विष्णु, चतुर्भुज बहुब्रीहिम, बहुब्रीहिम भी लिखवाया हूँ, दोनों में लिखवाया हूँ। ठीक है, शताब्दी अगर नहीं रहता, ठीक है, तो यहाँ पर फिर द्विगु समाज आ ही नहीं सकता था। ठीक है, फिर क्योंकि अष्टभुज में भी संख्या दिख रहा है और तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, नक्टा का ये कर्मधारय होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नाक है जिसका कटा हुआ। ठीक, उसके बाद चतुर्भुज, ये भी बहुब्रीहि में आ सकता है। ठीक है, द्विगु तो है संख्यावाची, लेकिन चतुर्भुज विष्णु को भी बोला जाता है जिसकी चार भुजाएं होती। ठीक, अगर शताब्दी नहीं रहता तो फिर ये क्वेश्चन विलोपित करने वाला था। चलो और देख लेते हैं, अजातशत्रु में कौन सा समास है। अजातशत्रु, ठीक है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। बताओ। दोनों पद प्रधान, अजात और शत्रु। विग्रह करो ना, विग्रह। पद प्रधानता के आधार पर मत बताना, बता रहा हूँ। ठीक है, पद प्रधानता के आधार पर केवल प्रकार बस में जाना, बाकी ये मत देखना कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, समासिक विग्रह करो। ठीक है, उसके आधार पर बताओ। अजात शत्रु किसको बोलते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, तो नहीं है
कोई शत्रु जिसका नहीं है, कोई शत्रु जिसका, ठीक है। तो ये कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, संकेत कर रहा है तीसरे की ओर। और देखते हैं कौन सा समास में तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक। विश्वविख्यात आश्चर्यचकित विषधर हिमपात। क्या होगा इसमें? तत्पुरुष समास नहीं है। बहुत इजी है यार। क्या आएगा? विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव जी। तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, मतलब यही होगा, ठीक है ना। को में फंस रहोगे, तत्पुरुष में भी को का आता है करके, ठीक। लेकिन तीसरा अर्थ तो प्रकट कर रहे हैं, बहुब्रीहि समास, ठीक। रातों रात में कौन सा समास होगा? रातों रात, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी होगा कि कर्मधारय? अव्ययी भाव समास। पुनरावृत्ति हो रही। रात ही रात में, रात ही नहीं, एक ही रात में नहीं होगा, इसका समासिक विग्रह होगा रात ही रात में, ठीक है। हाँ, है ना। तो वही रात ही रात में, एक ही रात में, ठीक है। हाँ, बोल सकते हैं एक ही रात में, ठीक है, लेकिन इसका जो समासिक विग्रह होगा वो रात ही रात में, ठीक। अच्छा, एक बहुब्रीहि का एक बताना भूल गया यार, ठीक है, चलो। एक बहुब्रीहि का एक और टाइप आता है, ठीक है, बता रहा हूँ उसको। बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास का एक और टाइप आता है, ठीक है। इसमें आपका आता है मध्य पद लोपित, मध्य पद लोपित, ठीक है। जैसे बैलगाड़ी, तो इसका समासिक विग्रह होगा बैल से खींचे जाने वाली गाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, ठीक है। इसी प्रकार से रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी के लिए क्या होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी,
या रेल या पटरी बोल सकते हो, पर चलने वाली गाड़ी। ठीक, इसी प्रकार से दही बड़ा खाते हो ना सब, तो इसका समासिक विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक, तो ये हो गया आपका दही बड़ा। हाँ, बहुब्रीहि समास कई प्रकार है। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का समासिक विग्रह क्या होगा? मधु का संचय करने वाली मक्खी। मधु का संचय करने वाली मक्खी। ठीक है, अदर स्टेट के एग्जाम में अब किसको पूछा गया है? बैलगाड़ी और रेलगाड़ी को, ये दोनों आया हुआ है। ठीक, मधु का संचय करने वाली मक्खी, ये का है? अच्छा, ये वो जैसे दिख रहा है, ये का है? कर्मधारय समास, ये हो गया, लिख लिए इसको। तो बन जाएगा समास। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या होता है? हाँ, कार्य का नाम बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया। कार्य का नाम बताने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, ठीक, सोना, खाना, खेलना, ये सभी क्या है? क्रिया है। काम कर रहे हो, है ना, उस कार्य को जो बताता है उसी क्या बोलते हैं? क्रिया बोला जाता है। ठीक, हाँ, सोना भी क्रिया है। क्रिया मतलब इंग्लिश में वर्ब, क्या पहचानना है आपको? वर्ब। ठीक, लेकिन ये जो क्रिया बनता है, ठीक है, तो ये जो क्रिया बनता है इसको पढ़ना को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? पढ़ प्लस ना।
तोड़ सकते हैं, पढ़ना। ठीक है, तो जो है यहाँ पर पढ़ क्या है, धातु है। ठीक है, तो क्रिया किसी न किसी धातु से मिलकर बनता है। ठीक है, धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, क्रिया बनता है। ठीक है, देखो सब में ना लिखा है, लिखना, सोना, खाना, खेलना, पीना, ठीक है, जगना, है ना। तो ये धातु होता क्या है, तो धातु की परिभाषा होती है, याद रखना, इसको पूछा गया है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से वो क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, धातु के प्रकार देख लेते हैं। दो प्रकार के धातु होते हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। ठीक, इसके प्रकार धातु के, तो धातु के प्रकार एक मूल धातु होता है और दूसरा होता है यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु क्या होगा, यही पढ़, लिख, सो, खा, खेल, ये सभी क्या होगा, मूल धातु। हाँ, प्रत्यय जोड़ने से यौगिक धातु बन जाता है। ठीक, तो यौगिक धातु भी दो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेरणार्थक धातु बोलते हैं, यौगिक धातु, और एक आपका आता है नाम धातु। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया भी आपसे पूछा जाता है। देखते हैं एक एक करके सबको। वे धातु जो दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूल धातु। ठीक है, वे धातु जो दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, मूल धातु। जैसे पढ़, लिख, खा, पी। ठीक है, ये क्या है, आपका मूल धातु कहलाता है। ठीक है, इसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आपका यौगिक धातु, या अपन बोल सकते हैं क्रिया में। ठीक, तो ये हो गया मूल धातु। अब देखते हैं दूसरा टाइप, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। क्रिया किसको बोलते हैं, कार्य के नाम बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। धातु क्या है, तो धातु क्या किसको बोलते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है, ये याद रखना। मतलब दोनों सेम ही है, नाम बस अलग हो गए। ठीक है, खाना, खा भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन उसको एक अलग नाम दे दिया गया है, क्या, धातु। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक धातु भी बोला जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया भी बोला जाता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, आप किसी कार्य को करने के लिए दूसरे को जब प्रेरणा देते हो तो उसको क्या बोला जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं कार्य न करके वह कार्य को किसी दूसरे से करवाता है। ठीक, हो गया। दूसरा देखते हैं यौगिक धातु। इसके भी तीन टाइप होते हैं, एक होता है प्रेरणार्थक धातु बोल सकते हो या क्रिया बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, और तीसरा होता है यौगिक धातु। तो यौगिक धातु मतलब मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है, वो यौगिक धातु। तो मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक, यौगिक धातु क्या होगा, यह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना हो गया, खा प्लस ना, खाना हो गया, पी प्लस ना, क्या हो गया, पीना।
अब देखते हैं दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य न कर करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर करके ना कर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। वहां पर क्या होगा आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ये वही है कि आप खुद कुएं में नहीं कूदते हो, दूसरे को ढकेल लेते हो। लड़ाई होता है तो चलना मारने जाते हैं, चलना चलना करके दूसरे को मेरे को मार दिया, उकसाते हैं कि नहीं है? तो ऐसी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं इसको? है? नहीं नहीं नहीं, भड़काना क्या बोलते हैं? उकसाना को, कान भरना को। हाँ, इसी टाइप का है वो। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। आप स्वयं वो काम नहीं करोगे, लेकिन जो काम आपको करवाना है वो किसी दूसरों से करवाओगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, देखो हिंदी में कितना अच्छा शब्द भी है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, चलो जैसे उठना से उठवाना या उठाना। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता वो काम स्वयं करता है। जैसे उठवाना, उठवाना शब्द से ही पता चल रहा है कि ये काम खुद नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे से करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उठाना खुद करेगा, मतलब आदेश देगा दूसरे व्यक्ति को। जैसे आ, जैसे रुलाना। ठीक है, तो रुलाना, तो रुलवाना। हाँ, रोना, रोना होगा या रुलाना होगा। ठीक है, तो रुलवाना। इसका रोना का नहीं बना है क्या? एक सेकंड में देखता हूँ। रुलाना इसमें आएगा जी, रोना इसका मूल क्रिया होगा। रोना, तो रोना का रुलाना और रुलवाना ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मोहन राधा को रुलाती है या मोहन राधा को रुलवाता है। ठीक है, मोहन राधा से रुलवाता है, इस तरीके से। ठीक, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है ये उठाना और रुलाना, इसका प्रभाव कर्ता पर सीधा पड़ेगा और इस पे इनडायरेक्ट पड़ेगा, उठवाना, रुलवाना। ठीक, तो दो प्रकार से होता है। ये वाला जो क्रिया है ये आपको देखिएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आपको देखने को मिलेगा, उठाना, रुलाना। ठीक है, चलाना। ठीक, इस प्रकार से। और उठवाना, रुलवाना, चलवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में दिखेगा। ठीक, इस जैसे चलना, चलना का क्या होगा? चलवाना और चलाना। चलाना कर्ता स्वयं कर रहे हैं ना। देख, चलना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया में चलाना, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ, चल का नहीं नहीं, चल नहीं होगा, चलना होगा क्रिया। चल तो धातु हो जाएगा ना प्रत्यय लगा है, इसको तोड़ो, चल प्लस ना, चलना क्रिया बनेगा, तो चल तो धातु हो गया, है ना। देखो एग्जांपल, राम धोबी से कपड़ा धुलवाता है। इसका एग्जांपल क्या है? राम धोबी से कपड़ा धुलवाता है। राम धोबी से कपड़ा धुलवाता है।
ठीक है। तो इस पर जो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रही है नहीं, मतलब दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए। तो ये क्या यहाँ पर क्या होगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मोहन राधा को रुलाता है, या मोहन राधा को रुलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों टाइप से लिखा हूँ। तो ये जो होगा धुलवाना या धुलवाता, ये आपका आता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में। किसमें आता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में, ठीक है। और ये आता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में। इतना डीप में नहीं जाना है आपको, मैं बस यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रेरणार्थक, जहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया आएगा वो सभी सकर्मक क्रिया होता है। रुलाती है, सीता लिख लो, चलो ठीक है ना। सीता राधा को रुलाती है, अब ठीक है, ठीक। सीता चलाना, राम मोहन से साइकिल चलवाता है, ठीक है। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ। हाँ वही बता रहा हूँ कि ये इसीलिए बताया कि ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, सीधा कर्ता स्वयं कार्य करता है वो, तो वो कहलाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसीलिए दोनों लिखवाया हूँ, ठीक है, उठवाना और उठाना, ठीक। ये हालांकि नहीं पूछेगा आपसे प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को पूछता है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ काल भी पढ़ेंगे। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया में ना, इसमें फंसाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में। द्वितीय तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रथम में फंसाता है, ठीक। तो इसको समझना कि जो मतलब कार्य हो रहा है, ठीक है, उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है या कर्ता स्वयं उस कार्य को कर रहा है, तो क्या कहलाता है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसी में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। चलो, यौगिक क्रिया क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं के सहयोग से क्या बनता है? यौगिक क्रिया बनता है, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं, पहला देख लिया प्रेरणार्थक, दूसरा यौगिक क्रिया। दो या दो से अधिक क्रिया के सहयोग से बनता है, जैसे उठ जाना, ठीक है, उठना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, ठीक है। खा लेना, गिर पड़ना, खा लेना, गिर पड़ना, ठीक, इस तरीके से आएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा नाम धातु, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम धातु पूछता है, नाम धातु क्रिया, ठीक। नाम धातु क्रिया ये आपसे पूछता है। नाम धातु क्रिया क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। किससे किससे बनता है? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से। संज्ञा सर्वनाम तथा
विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो कैसे संज्ञा सर्वनाम से, तो संज्ञा जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, संज्ञा से कैसे बनेगा, और ये पूछा गया है ना हाथ से नाम धातु क्रिया कौन सी है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया था, चारों में से पूछा गया नाम धातु, इनमें से नाम धातु क्रिया कौन सी है। ठीक है, तो हाथ से हथियाना, तो हथियाना जो है ये नाम धातु क्रिया है। ठीक है, बात से बतियाना, ठीक, बात से बतियाना, और देख लेते हैं दुख से दुखी होना, दुख से दुखी होना। ठीक है, शर्म से शर्माना, शर्माना। ठीक, ये हो गया संज्ञा। विशेषण से देख लेते हैं, तो गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, लज्जा से क्या, नहीं गरमाना, हाँ क्रिया ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाते हैं ना, क्रिया कैसा बना रहे हैं, ना प्रत्यय लगा करके। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया कैसे बनेगा, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखी से दुखी होना, शर्म से शर्माना, वैसे ही गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, लज्जा से लजाना। ठीक है, हाँ विशेषण में सर्वनाम से अपना से अपनापन, अपना से अपनापन। ठीक है, पराया से परायापन, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये पूछा गया हाथ से हथियाना को। ठीक, इसी प्रकार से नोट हो गया, हाँ करो। हो गया, इसके विशेषण से गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम में आपका अपना से अपनापन। ठीक है, और पराया से परायापन, इस तरीके से। ठीक, तो ये होता है आपका नाम धातु क्रिया। ठीक, इससे पूछा जाता है, याद रखना। इसके बाद अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया को, इसको देखते हैं सकर्मक क्रिया को। ठीक है, और क्रिया जो याद रखना एक प्रकार का विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब लिंग, वचन और कारक के प्रभाव पर, मतलब कारक का इस पर प्रभाव पड़ता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन संभव है क्रिया में। पहला अपन देखते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक, सकर्मक क्रिया किसको बोलेंगे, जब जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर
पड़ता है, अर्थात यहाँ पर कर्म की प्रधानता बताई जाती है, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, अब पहचान कैसे करोगे? पहचान लिख देता हूँ, पहचान। ठीक है, तो कर्म के स्थान पर आपको प्रश्न करना रहेगा। प्रश्न क्या करना रहेगा कि क्या और किसको, प्रश्न क्या करना रहेगा, क्या और किसको का यदि उत्तर मिलता है, का उत्तर मिले तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मोहन गाय को खिला रहा है, मोहन गाय को खिला रहा है। अब क्वेश्चन कहाँ पर कर करना है, क्या और किसको? तो मोहन क्या खिला रहा है, ठीक है, मोहन क्या खिला रहा है, तो क्या का आंसर मिल रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है। मोहन किसको खिला रहा है? गाय को खिला रहा है, तो किसको का आंसर मिला? तो दोनों में से यदि किसी भी का एक का आंसर मिलता है क्वेश्चन करने पर, ठीक है, क्या या किसको का, तो वहां पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। पहला पहचान ही, पहचान करने का तरीका। ठीक, इसी प्रकार से और देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, मोहन खा रहा है, मोहन खा रहा है। अब यहाँ पर मोहन क्या खा रहा है, कुछ आंसर मिल रहा है क्या, उत्तर मिल रहा है क्या का? नहीं। मोहन किसको खा रहा है, इसका भी आंसर मिल रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा? अकर्मक। और ये कैसा क्रिया होगा? सकर्मक। जब क्या और किसको का आंसर मिले तो इस वाक्य को एकदम दिमाग में छाप लो। सबसे पहला पहचान, सबसे पहला स्टेप सकर्मक और अकर्मक पहचानने का। ठीक, क्या और किसको, जहां पर क्या और किसको का आंसर मिले वहां पर सकर्मक, और जहां पर क्या या किसको का आंसर ना मिले वहां पर अकर्मक। ठीक, आगे बढ़े। उसके बाद पहचान में, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा पहचान करने का तरीका ये है कि जहां पर प्रेरणार्थक क्रिया आएगी, प्रेरणार्थक क्रिया, वहां पर क्या होगा, हमेशा सकर्मक क्रिया हो प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राम गाना बजवाता है, राम गाना बजवाता है, राम गाना बजवाता है। ठीक, तो ये क्या है आपका, प्रेरणार्थक क्रिया है। राम खुद ना करके किसी दूसरे से कार्य करा रहा है, ठीक है, प्रेरणा दे रहे हैं गाना बजवाने के लिए, तो राम गाना बजवाता है। तो जहां पर भी प्रेरणार्थक क्रिया होगा वो क्या होगा, आपका सकर्मक होगा। ठीक है, कोई भी शारीरिक क्रिया यदि दूसरे के माध्यम से कराया जाता है, ठीक, तो वो क्या होगा, यहाँ पर और लिख लेना, कोई भी शारीरिक क्रिया किसी दूसरे के माध्यम से कराई जाती है, किसी दूसरे के माध्यम से कराई जाती है तो वो भी क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण। जैसे माँ बच्चे को सुलवाती है, तो स्वयं नहीं कर रही है, वो किसी दूसरे से करवा रही है। माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, इस तरीके से। ठीक, तीसरा अपन देखते हैं कि
जहाँ पर आपका कर्म उपस्थित नहीं है, लेकिन तब भी संकेत मिलता है कि वहाँ पर कर्म होने की संभावना हो। यदि किसी वाक्य में कर्म नहीं दिया गया है, यदि किसी वाक्य में कर्म नहीं दिया है, नहीं दिया गया है, किंतु कर्म होने की संभावना होती है, कर्म होने की संभावना होती है, वहां पर भी क्या होगा आपका सकर्मक। और ये सबसे कठिन टास्क है सकर्मक पहचानने का। कर्म की संभावना हो, जैसे वह अच्छा लिखता है, ठीक है, जैसे क्या है, वह अच्छा लिखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है, वह अच्छा लिखता है। अब यहाँ पर क्या और किसको मिल रहा है, क्या आंसर? वह क्या लिखता है नहीं मिल रहा है, वह किसको लिखता है उसका भी आंसर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कर्म होने की संभावना है। यहाँ पर कर्म अब्सेंट है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है। लेकिन अपन ऐसे बना सकते कि इसी सेंटेंस को, वह अच्छा पुस्तक लिखता है, या वह अच्छा पोयम लिखता है, कविता लिखता है, बोल सकते हैं। तो लिख रहा है ना कुछ तो लिखेगा, या तो कविता लिखेगा या पुस्तक लिखेगा, तो कर्म होने की संभावना प्रकट हो रही कि नहीं हो रही, है ना। इसीलिए ये क्या होगा आपका सकर्मक क्रिया होगा। कैसा होगा? सकर्मक क्रिया। कविता लिख सकता है, ठीक है, डायरी लिख सकता है ना, पुस्तक लिख सकता है, मतलब लिख रहा है तो कुछ ना कुछ लिखेगा, कुछ ना कुछ कर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म होने की संभावना व्यक्त हो रही है, इसीलिए ये क्या होगा सकर्मक क्रिया। ये वाला जो तीसरा वाला पॉइंट है, इसको पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है सकर्मक अकर्मक में, ठीक है। सबसे आसान है क्या और किसको। दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया दिखा, मतलब आंख बंद करके सीधा मारो सकर्मक, ठीक है। और तीसरा क्या बोला, कर्म की संभावना मिलनी चाहिए। तो कर्म की संभावना केवल दो ही क्रिया में मिलता है, एक पढ़ना और एक लिखना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, वह आजकल खूब पढ़ता है, या मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ। पेपर आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आजकल, कि भूल गया हो है? मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आंसर करके देखो, मैं आजकल क्या पढ़ता हूँ, मैं आजकल किसको पढ़ता हूँ, नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आपका कर्म भी यहाँ पर अनुपस्थित है, लेकिन पढ़ है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। और क्या पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है, समाचार पत्र पढ़ सकता है ना। मतलब जो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर कर्म क्या है, कर्म होने की संभावना व्यक्त हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी सकर्मक क्रिया होगा। इससे हमको ये पता चलता है कि पढ़ना और लिखना दोनों क्रिया हमेशा क्या होगा, सकर्मक होगा। जहाँ पर भी पढ़ना लिखना है लेकिन वहाँ पर कर्म क्या हो, अनुपस्थित हो, तो वो हमेशा क्या होगा, सकर्मक क्रिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये सकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका है, ठीक है। तीन तरीके से पहचान सकते हैं। अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं अपन, ठीक। तो वह अच्छा लिखता है, ये भी आया हुआ है, ठीक है ना। मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, ये भी आया हुआ है, ठीक। और याद रखना, पढ़ना और लिखना जहाँ पर भी आए वो हमेशा क्या होगा, सकर्मक होगा, ठीक है। कर्म की संभावना होगी यहाँ पर। और देख लेते हैं एग्जाम्पल सकर्मक की। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये चीजें तुम्हारा क्या ललचाती है, जी ललचाती है, मिल गया सीधा सा। तो ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है। इमली देख के आता है कि नींबू में पानी, लड़की लोग की है, वही वाला है, ठीक है। राम आम खाता है,
राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। ठीक। तीसरा देख लेते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ। मैं घड़ा भरता हूँ। ठीक है, तो मैं किसको भरता हूँ? घड़ा को भरता हूँ। ठीक है, या यहाँ पर ऐसा ऐसा भी आ सकता था, मैं घड़ा भरवाता हूँ। तो ये भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है। ठीक। चौथा देखते हैं, उसने कार बेच दी। उसने कार बेच दी। ठीक है, उसने उसने क्या बेची? कार बेची। तो ये भी क्या होगा आपका? सकर्मक क्रिया। ठीक है, वो अच्छा लिखता है, मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, ये भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, मोहन बच्चे को रुलवाता है। मोहन बच्चे को रुलवाता है। ठीक है, ये भी क्या होगा? सकर्मक, है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके प्रेरणार्थक क्रिया रहेंगे, कर्म की संभावना होगी, और एक और है क्या और किसको का उत्तर मिले, वहां पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार हैं। ठीक है, एक होता है अकर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। ठीक, तो इसको अपन देखेंगे कल, है ना। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, संधि समास का बार बार बोल रहा हूँ, PYQ करना। ठीक है, अलग अलग अगर राज्यों का मिल जाता है तो बढ़िया है। ठीक है, एक उसका आता है जी शारदा पब्लिकेशन का, उसमें अलग अलग राज्यों का मिल जाता है, यूपी MP इन सभी का मिल जाता है MCQ करने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे शारदा पब्लिकेशन की बुक में। ठीक, चलो तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को।